आप सभी का कैरियरवेल की एप्लीकेशन बायोलॉजी की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है भाई। ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है ना बच्चों? एक बार मुझे कमेंट करके बताना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? फिर अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अमित कुमार आ चुके हैं, नेहा नहारिया आ चुकी है, पिंटू कुमार आ चुके हैं, कल्पना आ चुके हैं, मोहित आ चुके हैं, अमरीश कुमार आ चुके हैं। बच्चों जल्दी से लाइव आओ, फटाक से, टाइम वेस्ट नहीं करो, जल्दी आओ। क्यों नहीं कमेंट्स दिख रहे हैं? टेक्निकल टीम रिफ्रेश कर दीजिए एक बार कमेंट्स को, कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं मुझे। ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है तो अपनी आज की क्लास स्टार्ट करें। हम क्या पढ़ रहे थे? हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र पढ़ रहे थे। हम आ ही नहीं रहे, हम कमेंट से नहीं आ रहे हैं भैया। लाइव क्लास का मतलब ही क्या होता है जब कमेंट से नहीं आते हैं तो? हाँ, अब आ गए। ओके ओके ओके, सब क्लियर है ना? ओके, प्रदीप, पिंटू, पीयूष, नोनू, सुप्रिया, सत्यम प्रजापति, अमित कुमार, आलोक, मंजीत कुमार, सिमरन, राहुल, अभिषेक, ऋतिक, अच्छा सब क्लियर है। चलो फिर स्टार्ट करें। अच्छा, एक तो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि साइंस स्पेशल का नया बैच आ चुका है कैरियरवेल की एप्लीकेशन पर। आप लोग तो साइंस पढ़ रहे हो, अगर आपके किसी दोस्त वोस्त को, किसी फ्रेंड को साइंस पढ़नी है और जिसको 1 साल की वैलिडिटी के साथ पढ़नी है तो भाई वो बता दीजिएगा, एक बार उसको बता दीजिएगा, ठीक है? अपन अब स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। ये साइंस स्पेशल का नया बैच आया है। साइंस स्पेशल बैच नंबर 29 है। 28 तक अपने पहले थे, अब ये 29 नंबर बैच है। अगर किसी बच्चे को ज्वाइन करना है तो प्लीज आप बिल्कुल बताइएगा। अब अपन अपना स्टार्ट करते हैं क्लास। मैम लैपटॉप में क्लास कैसे चलेंगी? बेटा टेक्निकल टीम को फोन करके पूछो एक बार, मुझे नहीं पता है ना लैपटॉप में क्लास कैसे चलेंगी। हम पढ़ रहे थे पिछली क्लास में रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र हमने शुरू किया था। अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने क्या क्या पढ़ा था? रिप्रोडक्शन 2 टाइप से होता है, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन में हमने पिछली क्लास में मैंने आपको बता दिया था क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना? अब मैंने कहा था कि एसेक्सुअल मेथड से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में, तो मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊंगी आपको। इसके कुछ एग्जांपल्स आपको पता होना चाहिए अलैंगिक जनन के। बच्चों पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया था अलैंगिक जनन क्या होता है। ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें सिर्फ एक ही पेरेंट चाहिए होता है, माता पिता दोनों नहीं चाहिए, सिर्फ एक पेरेंट चाहिए। उसके बाद मैंने पढ़ाया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और क्या होता है, जिसमें गैमेट्स नहीं बनते हैं, जिसमें स्पर्म और ओवा, शुक्राणु कोशिका और अंडाणु कोशिका की जरूरत नहीं होती है, उनमें मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की जरूरत नहीं होती है। और मैंने कहा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो हूबहू एकदम आइडेंटिकल नया जो यहां पर इंडिविजुअल ऑफस्प्रिंग बनता है वो हूबहू अपने पेरेंट के जैसा होता है, अपने पेरेंट के जैसा होता है ना? ये चीज हमने लास्ट क्लास में पढ़ ली थी। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड कौन कौन से हैं और उनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, ये हमें आज पहले पढ़ना है। मैंने कहा था ना कि मैं पिछली क्लासेस में, पिछले बैचेस में मैंने ना इसको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाया था, है ना? क्यों? क्योंकि बेटा ये क्वेश्चंस पहले आते ही नहीं थे, सिर्फ 1-2 एग्जाम्पल आते थे अमीबा और पैरामीशियम का, लेकिन अब आने लग गए हैं तो इसको अच्छे से हम क्लियर करेंगे, ठीक है? चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। आज की क्लास में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो पहला मेथड होता है वो होता है बेटा यहां पर बाइनरी फीजन। नंबर 1 पे लिखो, देखो होता क्या है वो पिछली क्लास में पढ़ा चुकी हूं। इसके मेथड में पहला मेथड लिखो बाइनरी फीजन। अब बाइनरी फीजन का मतलब क्या होता है? बाइनरी का मतलब होता है बच्चा हमेशा 2, बाई का मतलब क्या होता है? 2 होता है। हिंदी में बोलते हैं द्विविखंडन। द्विविखंडन, ऐसा विखंडन, ऐसा रिप्रोडक्शन जिसके अंदर एक सेल से 2 सेल बन जाए, उसे बाइनरी, आप बोलोगे उसे बाइनरी फीजन कहते हैं। देखो क्या होता है, सबसे पहला आपको पता होना चाहिए कि बाइनरी फीजन हमेशा और हमेशा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में होता है। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या होता है बेटा? एक कोशिकीय जीव, यानी कि जिनके शरीर के अंदर एक ही सेल है। एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं बेटा? जिनके शरीर के अंदर एक ही सेल है, और सेल है तो उसे लिविंग तो कहना पड़ेगा। जैसे आपने पढ़ा होगा अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है, पैरामीशियम जिसको हिंदी में पैरामीशियम लिखा जाता है वो भी एक कोशिकीय जीव होता है। पढ़ा है ना आपने? हाँ जी मैम पढ़ा है। तो अमीबा के अंदर एक ही सेल होती है और इस सेल से, इसी को अमीबा बोलते हो आप, इस तरीके से ये अमीबा है। अब ये अमीबा क्या करता है?
एक सेल से दो सेल बना लेता है। तो एक से दो बन गए, हूबहू एक अमीबा से दो अमीबा बन गए, तो इसी को क्या बोलते हैं, बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। जैसे आप इस फोटो से देखकर आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो बेटा, ठीक है। इन सारों के देखो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा अमीबा के रिप्रोडक्शन के मेथड का नाम बताओ, या पूछेगा बाइनरी फ्यूजन किसमें होता है, बस दो ही टाइप के क्वेश्चन आएंगे। देखो ये एक अमीबा की पेरेंट सेल है, पेरेंट का मतलब क्या है, मातृ पितृ कोशिका, ठीक है, एक ही चाहिए होता है यहां पे पेरेंट, ये तो हमने पिछली क्लास में आपको पढ़ा दिया था, राइट। तो सुनिए जरा, नेक्स्ट आप बताओगे बेटा कि पेरेंट सेल ने क्या किया, अमीबा के न्यूक्लियस ने डिवाइड कर दिया, इसके केंद्रक ने अपने आप को विभाजित कर दिया। तो आप देख रहे होगे थोड़ी देर के बाद इस यहां पर दो न्यूक्लियस दिख रहे हैं, दो केंद्रक दिख रहे हैं, और फिर क्या होगा, इस अमीबा की एक पेरेंट सेल से इस तरीके से अमीबा का न्यूक्लियस भी डिवाइड हो जाता है और दो अमीबा मिल गए, ये देखो दो डॉटर सेल्स मिल गई। तो एक पेरेंट से दो मिले और सिंगल पेरेंट चाहिए था, स्पर्म या ओवा की जरूरत नहीं है यहां पर। और बेटा देखो ये अमीबा हूबहू इसके जैसे दिखते हैं, तो इसी को कहते हैं बाइनरी फ्यूजन, द्विविखंडन, हमेशा और हमेशा एक कोशिकीय जीवों में होता है। अच्छा अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले क्या हम लोगों में बाइनरी फ्यूजन हो सकता है, नो बेटा, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, हम तो बहुकोशिकीय जीव हैं। ये सिर्फ किस में होता है, ये सिर्फ आप बताओगे बेटा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है, क्योंकि एक सेल से दो सेल बनती है यहां पे। तो आपको सिर्फ इसके एग्जांपल्स मेन है बेटा, एग्जांपल्स हमेशा एग्जाम में आते हैं, तो आप लिख दीजिएगा, ऐसा डायग्राम बना लेना अपने नोट्स में ताकि आपको याद रहे, बाद में जब कभी भी आप रिवीजन करें तो आप ऐसे लिखिए, एक अमीबा से इस तरीके से दो अमीबा बन जाते हैं, द्विविखंडन हो जाता है, तो इसी को बाइनरी फ्यूजन कहा जाता है। एग्जाम्पल में लिखो बेटा, एग्जाम्पल में लिखो, इसके एग्जाम्पल दो हैं, एक पहला अमीबा और दूसरा एग्जाम्पल क्या होता है यहाँ पे, पैरामीशियम। ये दोनों एग्जाम्पल लिख दीजिए बेटा, अमीबा और पैरामीशियम का अगर आपसे क्या पूछ ले, रिप्रोडक्शन का मेथड पूछ ले, तो आप क्या करके आओगे, बाइनरी फ्यूजन मेथड से होता है। और बाइनरी फ्यूजन किसका, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड होता है बेटा, अलैंगिक जनन का मेथड होता है, ठीक है, राइट। देखो या तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा या क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, तो आपको आंसर करना है दोनों ही कंडीशन में। तो ये हो गया बाइनरी फ्यूजन। दूसरा जो मेथड होता है उसको बोलते हैं मल्टीपल फ्यूजन। ये तो हो गया बाइनरी फ्यूजन। अब दूसरा मेथड जो होता है बेटा रिप्रोडक्शन का, उसको उस मेथड को लिखिए, उसे बोलते हैं मल्टीपल फ्यूजन। बेटा मल्टी का मतलब हमेशा क्या होता है, बहुत ज्यादा। मल्टीपल फ्यूजन का मतलब हो गया एक से बहुत सारी सेल बन गई, एक सेल से बहुत सारी सेल बन गई, हिंदी में बोलते हैं बहुविखंडन। यहां पर तो देखो द्वि, द्वि का मतलब था एक से दो बने, और अब एक से दो नहीं, दो से अधिक बन सकते हैं बेटा, एक से अधिक, दो, एक से दो से ज्यादा बन सकते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम मल्टीपल फ्यूजन कहते हैं, मल्टीपल फ्यूजन कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल आता है बेटा प्लाज्मोडियम, मैं आपको दिखाती हूं, बस फोटो देख के आपको डायग्राम बना लेना है अपने नोट्स के अंदर। आज भी कुछ बच्चे बोलते हैं कि मैम हम नोट्स नहीं बना पाते, बेटा नोट्स आप अपने खुद के बनाओगे ना, उसका कोई मुकाबला नहीं है। देखो बेटा ये किस में होता है, ये प्लाज्मोडियम में होता है, ये देखो दिखा हुआ प्लाज्मोडियम। अब इसमें क्या होता है, देखो ये एक प्लाज्मोडियम था, पेरेंट सेल था, और इससे आप देखोगे बहुत सारे यहां पर न्यूक्लियस बन जाते हैं। इसका जो सेल है वो डिवाइड करके बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई होता है प्लूरल, न्यूक्लियस का प्लूरल, ठीक है, बहुवचन, बहुत सारे न्यूक्लियस। अब इतने सारे न्यूक्लियस तो आगे चलकर आप देखो बेटा ये बहुत सारे प्लाज्मोडियम बन जाएंगे, एक प्लाज्मोडियम से ऐसे बहुत सारे प्लाज्मोडियम बन जाएंगे। और आपको मैं यहां पर आपके जनरल नॉलेज के लिए बता दूं, ये वही प्लाज्मोडियम है जो हमें मलेरिया करता है, ये वही प्लाज्मोडियम है जो हमें मलेरिया करता है। ऐसे ही मलेरिया फैलता है, हमारे बॉडी में एक ही प्लाज्मोडियम आता है, लेकिन वो अंदर जाके मल्टीपल फ्यूजन कर लेता है, और जिससे एक प्लाज्मोडियम से बहुत सारे प्लाज्मोडियम बना देता है हमारे बॉडी में। और जितने ज्यादा प्लाज्मोडियम बनेंगे उतना ज्यादा खतरनाक मलेरिया भी हो जाता है। तो आपको लिखना है प्लाज्मोडियम में रिप्रोडक्शन कौन सा होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और उसका एग्जाम्पल आप कौन से मेथड से, मल्टीपल फ्यूजन से। तो इसके एग्जाम्पल में हम क्या लिखेंगे बेटा, इसके एग्जाम्पल में लिखो प्लाज्मोडियम,
और आगे हम जब बीमारी वाला चैप्टर पढ़ाएंगे, हालांकि मैं आपको बता दूं ह्यूमन डिजीज जो है वो चैप्टर हट चुका है एनसीईआरटी से, है ना, लेकिन बेटा घुमा फिरा के क्वेश्चन आ ही जाते हैं, लेकिन हम पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। तो आप बताओगे जो प्लाज्मोडियम होता है उसके अंदर, प्लाज्मोडियम क्या करता है, हमें कौन सी बीमारी करता है, हमें मलेरिया करता है बेटा, और इसमें रिप्रोडक्शन कौन से मेथड से होता है, मल्टीपल फ्रीजन से। एक ही एग्जाम्पल, ठीक है, हल्का हल्का समझ लो, बस एग्जाम्पल मेन है बेटा, एग्जाम्पल मेन है बेटा, ठीक है, एग्जाम्पल ही मेन है। तीसरा जो रिप्रोडक्शन का मेथड होता है उसको कहा जाता है बडिंग। बडिंग वाला तो मैं आपको पढ़ा चुकी हूं बेटा, बडिंग को हिंदी में कहते हैं मुकुलन, याद है, हाँ जी, ये क्वेश्चन आप जानते हैं इसी साल जो पिछला टेक्नीशियन ग्रेड 3 का पेपर हुआ था, और बेटा एएलपी सीबीटी 1 का एग्जाम हुआ था, दोनों में पूछा हुआ क्वेश्चन था। बडिंग प्रोसेस से किस किस में रिप्रोडक्शन होता है, इसके एग्जाम्पल क्या पढ़ाया था मैम ने, इसका एग्जाम्पल हाइड्रा पढ़ाया था। मैंने कहा था हाइड्रा दिखने में प्लांट जैसा होता है, लेकिन प्लांट नहीं होता है, हाइड्रा क्या होता है, एक एनिमल होता है। और दूसरा इसका एग्जाम्पल होता है बेटा ईस्ट, ईस्ट को बोलते हैं हिंदी में खमीर, खमीर। यही ईस्ट कहां काम आता है, ब्रेड बनाने में, ब्रेड बनती है ना, ब्रेड आपने देखा होगा, कभी कभी ब्रेड को आप बंद करके रख देते हो तो उसके ऊपर ऐसे ब्राउन से कलर की आप जम जाती है ना, एक परत जम जाती है, वो ईस्ट की बन जाती है। यही ईस्ट काम आता है एल्कोहल बनाने में, शराब बनाने में, फर्मेंटेशन प्रोसेस में, यही ईस्ट काम आता है। तो एग्जाम में आता है बेटा कि जो बडिंग प्रोसेस है उससे रिप्रोडक्शन किस किस में होता है। इसी साल जब पूछा था तो उसमें ईस्ट आंसर था। देखो कुछ ईस्ट होते हैं जो क्या करते हैं, बाइनरी फ्यूजन से भी कर सकते हैं रिप्रोडक्शन, लेकिन मेनली जो ईस्ट होते हैं वो बडिंग प्रोसेस से करते हैं। तो आपको याद रखना है, इसी के एग्जाम्पल में वहां बडिंग ऑप्शन था तो बडिंग से आपको याद रखना था। अब बडिंग में कैसे होता है, तो मैंने कहा था किसी भी एक हिस्से की इस तरीके से ग्रोथ हो जाती है, देखो ऐसी, ये हाइड्रा का शरीर है और इसके इस हिस्से की ऐसे आउटर ग्रोथ हो गई, आउटर ग्रोथ का मतलब ज्यादा बाहर की तरफ ग्रोथ हो गई, और थोड़े दिनों के बाद ये ऐसे इस तरीके से ये बाहर की तरफ बड़ निकली थी, ये बड़ बड़ी हो जाती है, इसकी अच्छी खासी ग्रोथ हो जाती है, और फिर ये बड़ ऐसे टूट के गिर जाता है और इससे एक नया हाइड्रा मिल जाता है, ऐसे ऐसे नया हाइड्रा मिल जाता है। और ठीक ऐसे ही ईस्ट में भी बडिंग प्रोसेस से रिप्रोडक्शन होता है। तो ईस्ट और हाइड्रा आ जाए तो आप क्या करके आओगे, बडिंग प्रोसेस यानी मुकुलन विधि से होता है। अगला है बेटा स्पोर फॉर्मेशन, बीजाणु बनके कैसे बनते हैं, बस आपको मेथड का नाम याद रखना है और उसके एग्जाम्पल याद रखने हैं। नंबर 4 पे लिखिए बेटा, 4 नंबर पे आप लिखेंगे स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन हिंदी में बोलते हैं बीजाणु निर्माण। स्पोर बनके, छोटे छोटे स्पोर बनके जो रिप्रोडक्शन होता है उसको स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं। बीजाणु निर्माण से, बीजाणुओं की सहायता से रिप्रोडक्शन किसमें होता है, एग्जाम में आ जाए तो, है ना, एग्जाम में आ जाए तो क्या लिखना है, ठीक है। चलिए लिखिए बेटा, स्पोर फॉर्मेशन से एग्जाम्पल लिखना है आपको राइजोप्स। राइजोप्स ये बहुत बार एग्जाम में आता है बेटा, राइजोप्स हिंदी में सेम नाम है, राइजोप्स ही लिखा जाएगा हिंदी में। और दूसरा एग्जाम्पल आपको यहां पर लिखना है मोसिस। अब ये मोसिस क्या होती है, जब मैं प्लांट किंगडम पढ़ाऊंगी तो वहां पे पढ़ाऊंगी बेटा मोसिस के बारे में। एक और प्लांट होता है जिसको लीवर वोट्स कहते हैं, प्लांट किंगडम में आएगा। ये तीनों किस तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं, ये तीनों के तीनों स्पोर बना के। अब ये स्पोर कैसे होते हैं बच्चों, चलो इस फोटो में देखो आप, मैं आपको बस फोटो इसलिए दिखा रही हूं ताकि थोड़ा बहुत आपको याद करने में आसानी हो जाए। बाकी मेन जो है एग्जाम में बस नाम और एग्जाम्पल आते हैं। देखो बेटा, ये देखो, ये राइजोप्स है, दिख रहा है, ये राइजोप्स है। और इस राइजोप्स में क्या होता है, इस तरीके की एक थैली होती है, थैली पाउच जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसको स्प्रोंजियम कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है, स्प्रोंजियम कहा जाता है। फिर ये थैली फट जाती है और इसी थैली के अंदर ऐसे छोटे छोटे स्पोर होते हैं, इनको स्पोर बोलते हैं, इनको बीजाणु बोलते हैं या बीजांड बोलते हैं बेटा, ठीक है। और इन्हीं ये स्पोर ऐसे नीचे गिर जाते हैं और इस तरीके से एक नया क्या बन जाता है बेटा, यहां पे राइजोप्स बन जाता है। तो स्प्रोंजियम क्या होता है,
एक थैलीनुमा संरचना होती है किसके अंदर, राइजोप्स में। वो थैली फटती है तो उसके अंदर से ऐसे स्पोर निकलते हैं, ये स्पोर नीचे गिरते हैं और इन्हीं स्पोर से नया राइजोप्स बन जाते हैं। ऐसे ऐसे नए राइजोप्स बन जाते हैं बेटा। तो इस मेथड को क्या बोलते हैं, स्पोर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड, राइट। और इसका एग्जाम्पल राइजोप्स याद रखना है, आगे पढ़ाएंगे हम आपको प्लांट किंगडम में, जब पादप जगत का वर्गीकरण पढ़ाएंगे वहां पे पढ़ाएंगे राइजोप्स क्या होता है ना, ब्रायोफाइटास कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं, तब आगे आएगा बेटा। ठीक है, हाँ, इट इज ए प्लांट, ये प्लांट है, लेकिन एग्जाम में आ जाते हैं तो आपको याद रखना पड़ेगा, आपको एग्जाम में आ जाते हैं तो एग्जाम्पल याद रखने पड़ेंगे बेटा। अगला है फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है विखंडन प्रोसेस। 5 नंबर पर देखिए फ्रेगमेंटेशन, और फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है विखंडन। कोई हिस्सा टूट के गिर गया और उस हिस्से से हूबहू वैसा का वैसा नया पेरेंट सेल से डॉटर सेल बन गई, डॉटर बन गया, मतलब एक नई ऑफस्प्रिंग, एक नई संतान बन गई बेटा। मैम स्क्रीन पे लिखा हुआ दिख नहीं रहा है, कहां से नहीं दिख रहा बेटा, एकदम सही दिख रहा है। कोई प्रॉब्लम होने के, पूनम आप अपना इंटरनेट चेक करो बेटा, आप अपना इंटरनेट चेक करो बेटा, है ना। तो लिखिए फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है विखंडन। विखंडन का मतलब होता है बेटा टूटना, कोई हिस्सा टूट के गिर गया और उस हिस्से से एक हूबहू नया संतान बन गया, उसको क्या बोलते हैं बेटा, उसको फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस बोलते हैं, उसको विखंडन विधि बोलते हैं। ठीक है, चलिए दिखाते हैं किस में होता है, ये स्पाइरोगीरा में होता है। कैसे होता है पहले ये देखिए, फिर आपको एग्जाम्पल लिखवा देते हैं बेटा। पहले ये देखिए, ये वाला प्रोसेस देखो, ये क्या है, ये स्पाइरोगायरा है। स्पाइरोगायरा क्या होता है बेटा, स्पाइरोगायरा एक एल्गी होती है, एल्गी को हिंदी में बोलते हैं शैवाल, और शैवाल किसमें, पानी में रहते हैं। तो ये एक स्पाइरोगायरा एक एल्गी है, पानी में रहती है। जब पानी का फ्लो बढ़ता है, पानी बहुत तेज बहता है, तो ये स्पाइरोगायरा का एक हिस्सा टूट जाता है, और टूट के देखो बेटा यहां से 2 नए स्पाइरोगायरा बन गए। ये देखो 2 नए स्पाइरोगायरा बन गए। अब एक बच्चा कह रहे मैम बडिंग और फ्रेगमेंटेशन में डिफरेंस क्या हुआ, सुनिए जरा बेटा। बडिंग में मैंने कहा था कोई एक पर्टिकुलर हिस्सा है वो बाहर की तरफ ग्रोथ कर जाता है, लेकिन स्पाइरोगायरा में कोई फिक्स हिस्सा नहीं है, कहीं से भी टूट गया हिस्सा और इस हिस्से से नया स्पाइरोगायरा बन गया। ये होता है बेटा बडिंग और फ्रेगमेंटेशन में डिफरेंस, ये होता है बेटा बडिंग और फ्रेगमेंटेशन में डिफरेंस। ठीक है, ओके मैम येलो नहीं दिखता, ठीक है, मैं पीले कलर से नहीं लिखता, अच्छा व्हाइट स्लाइड पे नहीं दिखता है येलो, ओके तो रेड से लिख लेंगे, कोई बात नहीं है, अब आगे से येलो से नहीं लिखूंगी। ठीक है, तो स्पाइरोगायरा क्या होता है, एक एल्गी होता है बेटा, एक शैवाल होता है, और ये शैवाल पानी में रहता है, तो पानी का फ्लो जैसे ही तेज होता है तो तेज फ्लो से ये स्पाइरोगायरा टूट जाता है और 1 से 2 स्पाइरोगायरा मिल जाते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं, विखंडन बोलते हैं। तो जरा फ्रेगमेंटेशन के एग्जांपल में यहां थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है, जहां थ्योरी लिखने की जरूरत होगी मैं बिल्कुल आपको बताऊंगी। ठीक है, जैसे जैसे मैं बोलती हूं सिर्फ आपको वैसे ही लिख लेना है। फ्रेगमेंटेशन का एग्जाम्पल लिख दो बेटा, इसके एग्जाम्पल में क्या आएगा, इसके एग्जाम्पल में स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा। ठीक है, और स्पाइरोगायरा क्या होती है, एक स्पाइरोगायरा एक एल्गी होता है बेटा, इट इज ए एल्गी, एक शैवाल होता है बेटा। तो इस शैवाल में रिप्रोडक्शन का कौन सा मेथड यूज होता है, आप बताओगे बेटा, फ्रेगमेंटेशन, विखंडन विधि यूज होती है। ठीक है, चलिए अब 6 नंबर पे लिखो अगला, रीजनरेशन। रीजनरेशन मैंने पढ़ाया था बेटा, कब पढ़ाया था याद है, रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब होता है पुनर्निर्माण, है ना, रीजनरेट होना, वापस से बनना। री का मतलब होता है वापस, रिपीट होना। रीजनरेशन का मतलब क्या होता है बेटा, बेटा मैंने पढ़ा दिया है डिफरेंस इन बडिंग एंड रीजनरेशन। ठीक है, बडिंग में मैंने फिर बता देती हूं, बडिंग में एक पर्टिकुलर हिस्से से एक आउटर ग्रोथ होके बड बनती है, कली बनती है। ठीक है, आई बात समझ में,
आई बात समझ में? तो रीजनरेशन का मतलब होता है पुनः निर्माण। कैसे होता है रीजनरेशन? देखो एक फोटो दिखाती हूं आपको, इस फोटो से समझने की कोशिश करो। बेटा ये प्लानेरिया है, याद है आपको प्लानेरिया कहां पढ़ाया था आपको मैम ने? याद है ना? याद होगा ना आपको प्लानेरिया कहां पढ़ाया था। अब सुनो क्या होता है प्लानेरिया में। देखो प्लानेरिया का ना ये वाला हिस्सा ऐसे टूट गया, इसका ऊपर वाला हिस्सा टूट गया। देखो एक तो ये हिस्सा टूटा पहले यहां से, फिर यहां से टूटा एक हिस्सा, राइट? देखना ये जो डॉट डॉट से दिखा रखे ना, ये कट के गिर गया, टूट के गिर गया, राइट? अब कुछ दिनों के बाद क्या होगा, ये जो हिस्सा टूट के गिरा था ना, ये देखो बेटा वापस नया बन गया। ये हिस्सा टूटा था, ये देखो धीरे धीरे वापस रीजनरेट होना शुरू हो गया। तो अब क्या हुआ, अब इस प्लेनेरिया का देखो, एक प्लेनेरिया में सिर्फ ये वाला हिस्सा बचा, नीचे का टूट गया था, तो ये रीजनरेट हो गया इसका वापस, तो नया प्लेनेरिया बन गया। और इस प्लेनेरिया का देखो ये हिस्सा था, इसका ऊपर वाला बनना था, तो ये ऊपर वाला नया बन गया। तो बेटा इसे कहते हैं रीजनरेशन मेथड। रीजनरेशन क्या होता है बेटा, इस प्लेनेरिया का यहां का हिस्सा टूट गया, यहां का टूट गया, अब कुछ दिनों के बाद ये हिस्सा बन गया तो एक नया प्लेनेरिया, ये हिस्सा बन गया तो एक नया प्लेनेरिया। इसे कहते हैं रीजनरेशन मेथड। रीजनरेशन पुनः निर्माण होना, वापस से बन जाना। और जबकि बडिंग में क्या होता है बेटा, बडिंग में आप ये देखो ना, बडिंग में तो कोई एक एनिमल है, उसके बॉडी की बाहर की तरफ एक्स्ट्रा ग्रोथ हो गई, एक बड बन गई, और वो बड नीचे टूट के गिर गई, है ना? तो एक बड टूट के गिरी ना, पहले वो बड लगी हुई थी एनिमल के साथ, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है बेटा। इसमें क्या है, इसमें तो वो हिस्सा टूट के गिर गया और फिर कुछ दिनों के बाद वो हिस्सा बना और उसके बाद एक नया प्लेनेरिया बन गया पूरा। तो ये डिफरेंस होते हैं बेटा, ये डिफरेंस होते हैं बेटा, ये होता है प्लेनेरिया में। और एक और बताया था मैंने, याद है? मैंने कहा था स्टारफिश जो होती है वो दोनों तरीके से रिप्रोडक्शन कर सकती है, याद है? मैंने कहा था सेक्सुअल भी कर सकती है, एसेक्सुअल भी कर सकती है। और एसेक्सुअल का कौन सा मेथड अपनाती है स्टारफिश? रीजनरेशन। रीजनरेशन याद है? एक कह रहा मैम ये तो एलियन लग रहा है, एलियन नहीं है बेटा ये, ठीक है? प्लेनेरिया का हिंदी प्लेनेरिया होता है बेटा, प्लेनेरिया का हिंदी प्लेनेरिया ही होता है। जीवों के नाम, अमीबा की हिंदी अमीबा ही होती है, प्लाज्मोडियम की हिंदी प्लाज्मोडियम ही होती है, प्लेनेरिया की हिंदी प्लेनेरिया ही होती है, ठीक है? चलो, है ना? चलिए लिखिए। तो आप रीजनरेशन मेथड किस किस में लिखोगे? प्लेनेरिया लिखोगे, और आप लिख सकते हो बेटा दूसरा आपका स्टारफिश। ये देखो हमने स्टारफिश वाला एग्जांपल दिया था कि स्टारफिश का एक टेंकल ऐसे टूट गया था, फिर देखो धीरे धीरे रीजनरेट हो गया, तो इस हिस्से से एक नया स्टारफिश बन गया, और ये जो हिस्सा टूटा था ये भी इसके अंदर जुड़कर एक नया स्टारफिश बन गया। याद है ना आपको? याद होगी आपको, ये चीज मैंने पढ़ाई थी, राइट? चलो तो लिख लीजिए, रीजनरेशन किस किस के अंदर होता है बेटा? रीजनरेशन एक तो आप लिखोगे प्लेनेरिया में, प्लेनेरिया में हिंदी में सेम नाम है भाई, प्लेनेरिया। कोई हिंदी में अलग नाम होता है वो आपकी मैम लिख देती हैं, फिर भी पता नहीं आप लोगों को क्यों चिल्लाते रहना है प्लेनेरिया 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 करता। मैम हिंदी बता दो, हिंदी बता दो, हिंदी बता दो। और दूसरा आप लिखो स्टारफिश। स्टारफिश को हिंदी में स्टारफिश या तारा मछली, दोनों नाम तारे के जैसी दिखती है ना, जैसे स्टार होता है ना वैसे दिखती है। तो इन दोनों का रिप्रोडक्शन का मेथड कौन सा होता है बेटा? रीजनरेशन मेथड होता है। अब सातवां मेथड देख लो, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। नंबर 7 पे लिखो कायिक प्रवर्धन, हिंदी में लिखना है कायिक प्रवर्धन, इंग्लिश में लिखिए वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब क्या होता है? हम किसी प्लांट के किसी एक वेजिटेटिव हिस्से को उठा के क्या कर देते हैं, उसको एक नए गमले में लगा देते हैं, तो बेटा उससे नया प्लांट बन जाता है। उसको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मेथड कहा जाता है, कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। अरे हमने किसी प्लांट के पत्ते को या उसके तने को या उसके जड़ वाले हिस्से को काट के, गुलाब के फूल का क्या करते हैं, गुलाब के फूल की टहनी काटते हैं और टहनी को काट के नए गमले में लगाते हैं, तो नया गुलाब बन जाता है। तो हम किसी प्लांट के किस हिस्से को
आप बताओगे बेटा, या तो उसके रूट वाले हिस्से को, रूट को हिंदी में कहते हैं जड़, जड़ों से हम नया प्लांट बना सकते हैं, या स्टेम, स्टेम का मतलब होता है तना, और तीसरा लीफ, लीफ का मतलब होता है पेड़ के पत्ता। और पत्ते वाला हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, किस प्लांट के पेड़ के पत्ते को यूज में लेकर हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूं आलू का। अरे हमारे घरों में क्या होता है, मम्मियां आलू लेके आती हैं, कुछ दिनों के बाद आलू से ऐसे छोटी, अगर आलू को मॉइस्चर मिल गया, नमी मिल गई हल्की फुल्की, तो इस आलू से ऐसे हरे हरे कलर की बड निकल जाती हैं। देखो ऐसे ग्रीन ग्रीन कलर का आलू हो जाता है ना, और उस ग्रीन कलर वाले आलू के हिस्से को काट के हमारी मम्मी कहां पे डाल देती हैं, एक नए गमले में डाल देती हैं, वहां से न्यू पोटैटो का प्लांट ग्रो कर जाता है बेटा। ऐसे इस हिस्से को काटोगे, काट के यहां से नया प्लांट, ऐसे नया बड बन के पूरा प्लांट बन जाता है। इसी को कहते हैं बेटा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, हाँ पूजा मैं आपका डाउट ले लूंगी आज, डोंट वेरी। आई बात समझ में? मैम गुलाब को कहां से काटते बेटा? गुलाब को डाली वाले हिस्से से काट सकते हो आप, और काट के नए गमले में लगाओगे तो नया गुलाब बन जाता है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल लिख लो, इसके आपको 5-6 एग्जाम्पल याद रखने हैं। ठीक है, ये 5-6 एग्जाम्पल आपको एग्जाम में लिखने हैं। कैसे लिखोगे सुनो, किस किस में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किस में होता है? स्टेम, स्टेम का मतलब जानते हो ना, तना वाला हिस्सा। स्टेम से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किस किस में कर सकते हैं? तने वाले हिस्से से, जो तना है उससे किस किस में प्रोपोगेशन यूज कर सकते हैं? पहला लिखो सुगर केन। सुगर केन का मतलब होता है गन्ना। गन्ने का कल्टीवेशन देखा है, गन्ने की खेती देखिए कैसे करते हैं। दूसरा लिखो बेटा आप रोज। रोज का मतलब गुलाब। गुलाब के फूल का स्टेम वाला हिस्सा, डाली वाला हिस्सा काट के आप नए गमले में लगाते हो, लग जाता है। अगला लिखो अंगूर। अंगूर में भी ऐसा होता है। ठीक है, अंगूर में भी ऐसा होता है। इसके बाद आप एक एग्जाम्पल और लिख लो, केला। केला, इन सब में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कर सकते हो, और किसकी सहायता से? स्टेम की सहायता से। नेक्स्ट लिखो मॉडिफाइड स्टेम। मॉडिफाइड स्टेम का मतलब होता है स्टेम ने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया, उस हिस्से को काट के आप नया प्लांट रिसीव कर सकते हो। हिंदी में बोलते हैं रूपांतरित तना। रूपांतरित तना, मॉडिफाइड रूट का, मॉडिफाइड स्टेम का एग्जाम्पल क्या क्या होता है बेटा? पोटैटो, आलू, आलू। दूसरा लिखो जिंजर, अदरक, अदरक। और लिख दो तीसरा एग्जाम्पल हल्दी, टर्मरिक, हल्दी। ये तीनों एग्जाम में आते हैं कि आप हल्दी खाते हो, वो क्या खाते हो? वो मॉडिफाइड स्टेम खाते हो। आप आलू खाते हो, वो क्या खाते हो? वो मॉडिफाइड स्टेम खाते हो। आप अदरक खाते हो, वो क्या खाते हो? मॉडिफाइड स्टेम खाते हो। एक और लिखो बेटा इसके अलावा, नेक्स्ट लिखो लीफ। इसको स्टार कर लेना बेटा। पेड़ के पत्ते से आपने नया पेड़ बना दिया, उसका एग्जाम्पल किसका होता है? तो आप लिखोगे बेटा ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम, ये बहुत बार एग्जाम में आता है बेटा कि ब्रायोफाइलम के रिप्रोडक्शन के मेथड का नाम बताओ। ब्रायोफाइलम, फाइलम, ब्रायोफाइलम में रिप्रोडक्शन होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से, कायिक प्रवर्धन से। और कौन सा हिस्सा काम लेते हैं? पत्ता, पेड़ का पत्ता काम लेते हैं बेटा। ठीक है, और एक और लिख दो रूट से, जड़ों से हम किस किस से, किस किस की जड़ को काम में लेकर हम क्या बना सकते हैं? नया प्लांट बना सकते हैं। तो उसमें क्या, इसके एग्जाम्पल लिखो बेटा स्वीट पोटैटो। क्या होता है बेटा स्वीट पोटैटो? हाँ जी, स्वीट पोटैटो को हिंदी में क्या बोलते हैं? नेक्स्ट लिखो बीट रूट। बीट रूट को हिंदी में क्या कहते हैं? चुकंदर। चुकंदर जो खून बढ़ाने का काम करता है बहुत ज्यादा, चुकंदर बहुत अच्छा होता है बेटा। और एक एग्जाम्पल लिखो डहेलिया। डहेलिया, डहेलिया। और ब्लैकबेरी लिख सकते हो एग्जाम्पल में, ब्लैकबेरी। ठीक है,
काले कलर की जो बेरीज आती हैं। तो स्वीट पोटैटो हो गया, चुकंदर हो गया, डहेलिया हो गया, ब्लैकबेरी हो गया। इन सब में हम क्या काम में ले सकते हैं? जड़ों को काम में ले सकते हैं, और इनकी जड़ों से हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करके एक नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं, नया पौधा बना सकते हैं बेटा। ठीक है, स्वीट पोटैटो को हिंदी में शकरकंदी बोलते हैं बेटा। ठीक है, शकरकंदी हो गया, चुकंदर हो गया, डहेलिया हो गया, और काले रंग की जो ब्लैकबेरीज आती हैं, इन सब के अंदर हम रिप्रोडक्शन का मेथड यूज करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। मैम एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा, फटाक से रिवाइज कर लो मेरे साथ, आ जाओ एग्जाम में। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा अमीबा और पैरामीशियम का रिप्रोडक्टिव मेथड कौन सा है? द्विविखंडन, बाइनरी फ्यूजन। एग्जाम में आएगा प्लाज्मोडियम जो मलेरिया फैलाता है, वो रिप्रोडक्शन कैसे करता है? वो मल्टीपल फ्यूजन से करता है, जो मलेरिया फैलाता है, इतना डेंजर वाला। एग्जाम में आपसे पूछेगा हाइड्रा के रिप्रोडक्शन का मेथड क्या है, ईस्ट के रिप्रोडक्शन का मेथड क्या है? बडिंग, मुकुलन प्रोसेस। राइजोप्स को स्टार कर लो बेटा, बहुत बार पूछा है। ठीक है, मॉसेस, लीवरवॉर्ट्स, ये वापस आएंगी बेटा, इनका हिंदी में कोई नाम नहीं होता है, हिंदी में सेम बोलते हैं। इनमें रिप्रोडक्शन स्पोर बनते हैं, बीजाणु बनते हैं छोटे छोटे, और उन बीजाणुओं के नीचे गिरने से नया प्लांट बन जाता है। आपसे पूछेगा स्पाइरोगायरा जो एक एल्गी होती है जो पानी में रहती है, वो कैसे रिप्रोड्यूस करती है? फ्रेगमेंटेशन, विखंडन विधि से। प्लेनेरिया, स्टारफिश कैसे करती हैं? रीजनरेशन से करती हैं। और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के एग्जाम्पल तो आप क्या क्या करके आओगे? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के एग्जाम्पल एग्जाम में हुआ गन्ना, गन्ना कर देना, गुलाब हुआ गुलाब कर देना, अंगूर कर देना, केला कर देना, ठीक है, आलू कर देना, अदरक कर देना, हल्दी कर देना, ब्रायोफाइलम कर देना, चुकंदर कर देना, शकरकंदी कर देना, डहेलिया कर देना, और काले कलर की जो बेरीज आती है वो कर देना बेटा। ठीक है, आप पूछे इनका कौन सा हिस्सा काम लेते हैं, तो इन सब का जड़ काम में लिया जाता है, इसका लीफ काम में, पत्ता काम में लिया जाता है, इसका मॉडिफाइड स्टेम, जो मॉडिफाई हो गया स्टेम, हरे कलर की बड बना लिया है, उसी को मॉडिफाइड स्टेम कहते हैं, उसी को रूपांतरित तना कहते हैं। इनका क्या काम लेते हैं? ओनली स्टेम काम में लेते हैं, ओनली तना काम लेते हैं। ठीक है, और मैं इस क्लास की पीएनजी भी ऐड करवा दूंगी आपके आज की क्लास के अंदर। राइट बच्चों, ठीक है, लिख लिया होगा शायद आपने ये सारे। अब चलते हैं, देखो यहां तक हमने पढ़ लिया, दो तरीके से रिप्रोडक्शन होते हैं। क्या आप बताओगे बेटा? एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? वो ऐसे होता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो हमें पढ़ना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन कैसा होता है, तो आप मुझे कमेंट करके बताओ ह्यूमन रिप्रोडक्शन कैसा होता है? सेक्सुअल तरीके से होता है या एसेक्सुअल तरीके से होता है? हाँ, कभी ऐसा देखा है हमारे एक कान को काट के हमने मिट्टी में दबा दिया और एक नया इंसान बन गया वहां से? होता है। लीफ का एग्जांपल दे दिए, ब्रायोफाइलम, एक ही होता है बेटा। ठीक है, एक ही होता है बेटा। ठीक है, तो लिखिए मानव प्रजनन कैसे होता है बेटा? मानव में जनन कैसे होता है? आप खुद जानते हो बेटा, हमारा रिप्रोडक्शन, पहला पॉइंट तो आप खुद बता सकते हो, हम लोगों में जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बेटा। यानी कि सेक्सुअल ऑर्गन्स के थ्रू एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, दूसरा फीमेल रिप्रोडक्टिव होगा, एक नर जनन अंग होगा और एक मादा जनन अंग होगा। नर जनन अंग से स्पर्म, शुक्राणु बनते हैं और मादा जनन अंग से अंडाणु बनते हैं, और शुक्राणु अंडाणु का फ्यूजन होता है। फ्यूजन से एक नया जायगोट, नए जायगोट से एक नया बच्चा बन जाता है। ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा कैरेक्टर सुनो। हमारे रिप्रोडक्शन का अगला लक्षण क्या है? आप जानते हैं ह्यूमंस जो होते हैं ना, वो डाइमॉर्फिज्म शो करते हैं। अब डाइमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? डाइमॉर्फिज्म का मतलब होता है द्विगुणित, दो गुणों वाले होते हैं। हाँ जी, दो गुण वाले होते हैं। इंसान के बच्चे दो होते हैं, एक मेल होता है, एक फीमेल होता है। तो मेल वाला जो होगा बॉडी, उस मेल बॉडी में क्या होगा? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा, नर जनन अंग होगा। और फीमेल बॉडी में क्या होगा? फीमेल बॉडी में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा। तो हमारे जो ह्यूमंस होते हैं वो डाइमॉर्फिज्म शो करते हैं, दो गुणों वाले होते हैं, एक नर गुण वाला, एक मादा गुण वाला।
ठीक है, एक नर गुण वाला, एक मादा गुण वाला, इसीलिए कहते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम शो डाइमॉर्फिज्म। नेक्स्ट आप लिखोगे बेटा, ह्यूमंस जो होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं। यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या होता है बेटा, एक लैंगिक, है ना, एक बॉडी में एक ही लिंग होता है, एक ही जेंडर होता है। तो हम लोग क्या होते हैं, हम लोग यूनिसेक्सुअल होते हैं। बेटा आईवीएफ वाईवीएफ क्या होता है वो हम बाद में पढ़ाएंगे, अभी तुम जो पढ़ा रहे हो वो पढ़ लो, ठीक है। आईवीएफ क्या होता है वो बाद में पढ़ाएंगे, सेरोगेसी क्या होता है वो बाद में पढ़ाएंगे, ट्विंस बच्चे कैसे होते हैं वो भी पढ़ाएंगे, सब कुछ पढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा रुक जाओ, ठीक है, आगे मत चला करो। यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या होता है, एक बॉडी पर एक ही सेक्सुअल ऑर्गन होता है, सिंगल सेक्सुअल ऑर्गन प्रेजेंट ऑन सिंगल बॉडी। ऐसा थोड़ी ना है कि एक ही इंसान में दोनों सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, नहीं है ना, फिर वो तो क्या हो जाते हैं, वो यूनि थोड़ी होते हैं, तो बाइसेक्सुअल हो जाते हैं, है ना। तो लिखिएगा, वो मैंने आपको पढ़ाया था हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट क्या होता है, तो लिखिए सिंगल सेक्सुअल ऑर्गन्स प्रेजेंट ऑन सिंगल बॉडी, सिंगल सेक्सुअल ऑर्गन्स प्रेजेंट ऑन सिंगल बॉडी, ऑन सिंगल बॉडी। अब ये सिंगल बॉडी एक किसकी होगी, मेल की, एक होगी फीमेल की, लिख दीजिए। एक जनन अंग एक शरीर में पाया जाता है, आप लिख दीजिए, एक जनन अंग एक शरीर में पाया जाता है, एक ही शरीर में, एक ही शरीर में पाया जाता है, एक शरीर में पाया जाता है। और बेटा अगर दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही बॉडी में होते हैं तो वहां पर बायोलॉजी में एक टर्म होता है हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट, बाइसेक्सुअल नहीं बोलते, बाइसेक्सुअल तो हार्मोन्स इंबैलेंस होने से भी हो जाता है, मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है हिंदी में, उभयलिंगी। उभयलिंगी का मतलब होता है एक ही बॉडी में दोनों लिंग हो, मेल सेक्सुअल ऑर्गन भी हो, फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन भी हो, एक ही कीड़ा है, वो मेल फीमेल दोनों है। हम तो ऐसे नहीं है ना, हम तो ऐसे नहीं है ना, है क्या बताओ, नहीं है ना। तो हम लोग क्या है, हम लोग यूनिसेक्सुअल हैं, एक लैंगिक है। और अब मुझे अगला कैरेक्टर बताओ, इंसान के बच्चे को जन्म देता है या इंसान अंडे को जन्म देता है, फटाक से बताओ जरा। हाँ, इंसान के बच्चे को जन्म देता है या इंसान अंडे को जन्म देता है। हम लोग बच्चा पैदा करते हैं सीधा, तो हम लोग क्या हैं, हम लोग वीवी पैरस हैं। वीवी पैरस को हिंदी में जरायुज कहा जाता है, जो सीधा किसको जन्म दे, बेबी को जन्म दे, इन्फेंट को जन्म दे, जो सीधा बच्चा पैदा करें उनको वीवी पैरस कहते हैं। जबकि बच्चों जो पहले क्या बनाए, अंडे बनाए, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम ओवीपैरस कहते हैं। ओवीपैरस का मतलब होता है अंडायुज, जो पहले अंडा दे, उस अंडे में से उसका चूजा निकले, तो उस जीव को अंडायुज कहते हैं, ओवीपैरस कहते हैं। इसके एग्जाम्पल, बेटा ट्रांसजेंडर अलग चीज होती है, क्यों आगे चलते हो तुम मैम से, आगे पढ़ाएंगे आपको ट्रांसजेंडर केस क्या होता है। चलिए सुनिए, देखो जैसे ये सारे ओविपेरस एनिमल्स हैं। ओविपेरस का मतलब क्या होता है, ये अंडा देते हैं, जैसे मुर्गी अंडा देती है, कबूतर, चिड़िया, मोर का मतलब मोरनी अंडा देती है, ठीक है, फीमेल्स देती है हमें हमेशा अंडा, ठीक है। जैसे सांप अंडा देता है ना, जैसे स्नेल जो होते हैं, घोंगे होते हैं, वो अंडे देते हैं, अंडे से उनका चूजा निकलता है। जबकि बच्चों आप बताओगे हम लोग वीवी पैरस होते हैं। जितने भी जानवर होते हैं, गाय, कुत्ता, बिल्ली, भैंस, लोमड़ी, है ना, शेर, चीता, आपने सुना होगा ना, अभी हमारे भारत देश में एक सफेद टाइगर लाया गया था, मोदी जी लाए थे आज से 3-4 साल पहले। तो जो फीमेल व्हाइट टाइगर थी ना, उसने 4 छोटे छोटे अपने टाइगर्स को जन्म दिया, बच्चों को जन्म दिया, राइट, आपने देखा होगा तो, ठीक है। तो बेटा जो अंडों को जन्म देते हैं वो ओविपैरस होते हैं, अंडायुज होते हैं, जो सीधा बच्चे को जन्म दे वो विविपैरस जरायुज होते हैं, राइट। हाँ जी मैम, तो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, तो हम क्या हैं, हम मैम विविपैरस हैं। हम क्या है, विविपैरस हैं। तो ये हमारे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ लक्षण होते हैं। इन लक्षणों में आप देख सकते हो, पहला लक्षण, दूसरा लक्षण, तीसरा लक्षण, चौथा लक्षण, ये चारों हम लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स है, ह्यूमंस के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, है ना। चलो अब चलेंगे आगे चलेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट
ये कौन है? ये दिव्या त्रिपाठी कह रही है ऐसा बैच लेने से क्या मतलब? तो भाई मत लो, मत पढ़ो। तुम अकेली हो क्या इस बैच में जो तुम्हारी हर चीज का मैं आंसर करूं? ये कुछ बच्चे कितनी उम्मीद लगाते हैं ना बैच में। हाँ, कुछ बच्चे इतनी उम्मीद लगाते हैं बैच में कि मैं हर कमेंट करूंगा, उसका हर कमेंट का रिप्लाई टीचर करेगा। बेटा कैसे होता है? कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है ऐसा? चलो, कैसे काम चलेगा ऐसे? और उसके बाद लिखते भी हैं हमारे बैच लेने का क्या फायदा? तो भाई मत लो, अगर नहीं फायदा है, नहीं फायदा पहुंच रहा है तो मत लो भाई, मत पढ़ो। कौन कहता है? तुम्हारे हाथ में जबरदस्ती ऐसे करके मैंने पेमेंट करवाया है क्या? है? कैसे काम चलेगा? चलो आओ, अब बात करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं। लिखिए, स्टेजेस ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मैं स्टेप बाय स्टेप चल रही हूं, जो एनसीईआरटी में लिखा है सब कुछ पढ़ा रही हूं आपको। मैं चाहती ना, आज मैंने कल एक यूट्यूब पे वीडियो डाला था, मुझे बच्चे का नाम तो याद नहीं है, वो बच्चा एक मैसेज कर रहा, ये मैडम इतना ज्यादा पढ़ाती हैं जैसे नीट ही करवा देंगी, डॉक्टर एमबीबीएस बना देंगी, ये इन मैडम का कोई बैच मत लेना। बेटा कोई बात नहीं है, तुम ग्रुप डी के पेपर को बहुत हल्के में ले रहे हो ना। जिस दिन ग्रुप डी के क्वेश्चन तुम करोगे ना, ये वही बच्चा बोलते हैं जिसने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं लगाए होते हैं। मैं सिलेबस खत्म करने की, मैं चाहूं ना 20 घंटे में सिलेबस खत्म कर सकती हूँ तुम्हारा। आई बात समझ में? 20 घंटे में आपका सिलेबस खत्म कर सकती हूँ। कुछ बच्चे होते हैं जो ये बार बार कमेंट करते हैं कि मैम सिलेबस कब खत्म होगा। मैं देखती हूँ उस बच्चे का मेरे पास नाम भी होगा, खैर छोड़ो, क्यों समय बर्बाद करूं मैं आपका। एक बच्चा कमेंट कर रहा था कि ये मैडम बहुत पढ़ाती हैं, इतना पढ़ाती हैं साइटोलॉजी चैप्टर। बेटा तुम लगा ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो भी थे तुम, है ना, कोई बात नहीं है, तुम्हारा ऊपर का खिसका हुआ है। मैं इस तरीके से पढ़ाती हूँ ईमानदारी से कि भाई अगर मेरे बायोलॉजी से 10 क्वेश्चन आए ना तो 10 के 10 करके आओ तुम, 10 के 10 करके आओ तुम, 10 में से 9 नहीं, 10 में से 10। तो उसकी तैयारी भी वैसी होनी चाहिए। बेटा सिर्फ ग्रुप डी में 1 करोड़ 8 लाख से ज्यादा फॉर्म भरे गए हैं, तो एक क्वेश्चन गलत हजारों में नहीं लाखों में पीछे हो जाओगे। फिर करते रहना पंचवर्षीय योजनाएं, फिर करते रहना पंचवर्षीय योजनाएं। आई बात समझ में? हमेशा बच्चा ये सिलेब मैम बहुत पढ़ाती, ज्यादा पढ़ाने से दिक्कत हो सकती है किसी को। हट, चलो आओ लिखो, स्टेजेस ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अरे बहुत आसान था, इस चैप्टर को 2 क्लास में खत्म करना मेरे लिए। एक क्लास में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम करवाती, एक क्लास में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम करवाती। ऐसे बहुत सारे टीचर हैं जो करवाते हैं। हाँ कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें अच्छे टीचर्स की कीमत पता नहीं है बेटा। कल नीट का पेपर हुआ था ना, इतने मैसेज आए थे मेरे पास, मैम आपकी क्लास, सिर्फ हमने साइंस स्पेशल का बैच लिया था, नीट में बायोलॉजी में हमारे 25 क्वेश्चन आपकी क्लास से आए। ये कमाया है बेटा आपके मैडम ने। तुम कर लो, इतना करना है, तुम जो बोलना है वो बोलो, कोई बात नहीं है। आओ लिखो, प्रजनन तंत्र की अवस्थाएं। प्रजनन तंत्र की अवस्थाएं, हमारे बॉडी में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें कुछ स्टेजेस होती है। अब तुम खुद सोचो, अगर मैं तुम्हें पढ़ा जाती पहली क्लास में नर जनन तंत्र और दूसरी क्लास में पढ़ा देती मैं मादा जनन तंत्र, है ना, पढ़ा देती, और आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की 4th फेज का नाम बताओ, क्या करके आते तुम? आके यही बोलते ना मैडम ने पढ़ाया नहीं, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया, यही करके आते तुम। इसीलिए कहती हूं ढंग से पढ़ लो, एक ही बार पढ़ो बस, लेकिन अच्छे से पढ़ो। सुनिए, क्या स्टेजेस ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना, क्या बोलते हैं इसको? प्रजनन तंत्र की अवस्थाएं। जब भी रिप्रोडक्शन होता है तो उसकी पहली जो स्टेज होती है ना बेटा, उसको बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस हिंदी में कहा जाता है युग्मक निर्माण या युग्मक जनन। जनन या निर्माण होना सेम बात है बेटा। इस शब्द का मीनिंग समझो। जेनेसिस शब्द का हमेशा मतलब होता है फॉर्मेशन। फॉर्मेशन का मतलब होता है बनना, निर्माण होना, कोई चीज बन रही है तो उसको फॉर्मेशन होना कहते हैं। आई बात समझ में? चलो सुनो, एक एग्जाम होता है CSIR नेट का, है ना, वो बच्चे भी मुझसे पढ़ के 40-50% सिलेबस खत्म कर जाते हैं। चलो, गैमेटोजेनेसिस, गैमेटो का मतलब होता है गैमेट्स बनना, गैमेट्स बनना, और गैमेट्स को हिंदी में बोलते हैं युग्मक बनना। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर किसी को बच्चे पैदा करने हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, है ना, सबसे पहले उसके बॉडी में गैमेट्स बनना चाहिए।
फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। युग्मक बनने चाहिए, गैमेट्स बनने चाहिए। मैम ये गैमेट्स क्या होते हैं? बेटा गैमेट्स को कहा जाता है रिप्रोडक्टिव सेल्स। सबसे पहले रिप्रोडक्शन होने के लिए रिप्रोडक्टिव सेल्स का बनना जरूरी है, जनन कोशिकाओं का बनना जरूरी है। अब ये जनन कोशिका लड़कों में अलग होती हैं, लड़की में अलग होती हैं। और लड़कों वाली को क्या कहते हैं और लड़की वाली को क्या कहते हैं? तो सुनिए, गैमेट्स, मेल गैमेट क्या कहलाता है, नर युग्मक क्या कहलाता है? मेल गैमेट का नाम होता है स्पर्म, नर युग्मक को बोलते हैं स्पर्म सेल, स्पर्म। और स्पर्म को बोलते हैं हिंदी में शुक्राणु कोशिका। तो मेल बॉडी में स्पर्म बनना चाहिए। और ठीक ऐसे ही अगर वो बॉडी है फीमेल की, लड़कियों की, महिलाओं की, तो महिलाओं में बनना चाहिए फीमेल गैमेट। और फीमेल गैमेट को बोलते हैं मादा युग्मक। और फीमेल्स के अंदर जो बनते हैं उनको ओवा, ओवा या एग, हिंदी में ओवा को डिंब कहा जाता है, एग को अंडाणु कोशिका कहा जाता है। तो लड़कियों के अंदर अंडाणु कोशिका या डिंब कोशिका बननी चाहिए और लड़कों के अंदर क्या बनना चाहिए? आप बताओगे स्पर्म यानी शुक्राणु बनना चाहिए। रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत मेन चैप्टर है। रेलवे का ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें यहां से क्वेश्चन ना आए। ठीक है, चलिए तो सुनिए, एग्जाम में पूछेगा कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम की पहली फेज क्या है, पहला स्टेज क्या है? तो सबसे पहला स्टेज होता है गैमेटोजेनेसिस। गैमेट्स बनना चाहिए, युग्मक बनने चाहिए। अब ये गैमेट्स क्या होती हैं? रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं, ऐसी सेल्स जो रिप्रोडक्शन करवाती हैं। ठीक है, राशिद कह रही हैं, अब देखो ये राशिद जैसे देखो तुम, बेटा एक चांटा लगाऊंगी तुम्हें यहीं से। कह रहा है ये सब मत पढ़ाओ, यहां लड़कियां भी पढ़ती हैं। राशिद खान जी, बहुत प्रॉब्लम हो रही है तुम्हें पढ़ाने से? हाँ, जब एग्जाम में आएगा तो ये देखूंगी क्या मैं लड़की एग्जाम दे रही है, लड़का एग्जाम दे रहा है, और क्यों नहीं पढ़ाऊं? मैं खुद लड़की हूं, क्यों नहीं पढ़ाऊं? मैं क्यों नहीं पढ़ा सकती? आप होते कौन है डिसाइड करने वाली कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं पढ़ा हो? यहाँ पे लड़कियां हैं क्लास में, हाँ कौन हो आप? इतनी नैरो माइंडेड, इतनी छोटी सोच के ना बेटा रहने दो, रहने दो बेटा। तुम आई बात समझ में? कितनी मैंने हर गांव, हर शहर, गांव में औरतें इतनी ज्यादा वो होती हैं बेचारी जो बोल नहीं पाती हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बात नहीं कर पाती हैं। आपको पता है, आपने सुना होगा ना, पूनम पांडे ने एक बार सर्विकल कैंसर के बारे में बताया था, मर गई थी वापस जिंदा हो गई थी, बोलने के लिए, जागरूक करने के लिए लोगों के लिए। हर गांव शहर में हर साल हजारों औरतें इसलिए मर जाती हैं कि उन्हें पता ही नहीं है सर्विकल कैंसर क्या होता है, वेजाइना कैंसर क्या होता है, और एक इंजेक्शन से उनकी जान बच सकती है। तो ये जागरूकता की कमी है। तो तुम्हें क्या लगता है कि मुझे ये चैप्टर नहीं पढ़ाना चाहिए? बेटा तुम्हारे लिए अगर तुम्हें शर्म आ रही है पढ़ने में, यू कैन गो, आप क्लास छोड़ सकते हो। ठीक है, चलिए आइए। मेल गैमेट्स, फीमेल गैमेट्स। मेल बॉडी में स्पर्म्स फॉर्मेशन होता है, फीमेल बॉडी में ओवा या एग फॉर्मेशन होता है, तो उसी को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं बेटा। ठीक है, अब सुनो जरा, स्पर्म्स बनने के लिए मिनिमम एज क्या है? तो बेटा लड़के के बॉडी में 11 से 13 साल में उसकी शुरू हो जाती है प्यूबर्टी एज। क्या शुरू हो जाती है उसकी? प्यूबर्टी एज शुरू हो जाती है, किशोरा अवस्था शुरू हो जाती है। और इसी किशोरा अवस्था में क्या बनना शुरू हो जाते हैं? स्पर्म्स बनना शुरू हो जाते हैं, शुक्राणु बनना शुरू हो जाते हैं। और ठीक ऐसे ही लड़कियों भी जैसे ही 11-12 साल की होती हैं तो उनके अंदर भी प्यूबर्टी एज शुरू हो जाती है, तो उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल, उनका मासिक धर्म चक्र शुरू हो जाता है और उनमें हर महीने ओवा यानी अंडाणु बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में? तो गैमेटोजेनेसिस फर्स्ट प्रोसेस होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। सबसे पहले गैमेट्स बनना चाहिए भैया। अगर ये गैमेट्स ही नहीं बने हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, तो वो बच्चे पैदा नहीं कर पाते हैं। और आपने देखा होगा आजकल छोटे से शहर में 3-3, 4-4 IVF सेंटर होते हैं, है ना?
राशिद खान जी नहीं पढ़ेंगे ये चैप्टर, लेकिन राशिद खान जी के आगे चलकर शादी होगी और उनको बच्चा नहीं होगा, इज इन केस, ऐसा नहीं है कि ऐसा हो सकता है, नहीं, इन केस अगर नहीं हुआ तो उनके पास बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होगी, तो वो सारा ब्लेम अपनी वाइफ को डालेंगे, कहेंगे तुम्हारी वजह से बच्चा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि राशिद खान जी ने पढ़ा नहीं था जब मैम पढ़ा रही थी ढंग से कि अगर स्पर्म्स ना बने तब भी बच्चा नहीं पैदा हो सकता है। एक बच्चा को पैदा करने के लिए और ना करने के लिए, दोनों के लिए 50-50% योगदान होता है माता पिता दोनों का। ठीक है बेटा, आ जाओ। पहला प्रोसेस ये हो गया, गैमेट्स बन गया। अब दूसरा प्रोसेस क्या होता है रिप्रोडक्शन का? दूसरे प्रोसेस को बोलते हैं इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन शब्द का मतलब क्या होता है बेटा? इंसेमिनेशन शब्द को हिंदी में कहते हैं वीर्य सेचन। इंसेमिनेशन को कहा जाता है वीर्य सेचन। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज इंसेमिनेशन? यह पूछता है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जो ह्यूमन बॉडी का, उसमें जो सेकंड स्टेज होता है उसको क्या कहा जाता है? उसका नाम होता है इंसेमिनेशन, वीर्य सेचन। बेटा इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो मेल बॉडी में स्पर्म्स बने हैं, स्पर्म्स का मतलब होता है शुक्राणु कोशिकाएं, ये जो स्पर्म्स बने हैं, ये शुक्राणु कोशिकाएं बनी हैं, इनका कहां पे ट्रांसफर होना? इनका जेनाइटल एरिया से होता हुआ, जेनाइटल एरिया से होता हुआ फीमेल बॉडी में ट्रांसफर होना। जेनाइटल का मतलब होता है जननांग, जनन वाले जो अंग होते हैं उनसे, जेनाइटल एरिया से होते हुए जो स्पर्म्स होते हैं वो कहां पे ट्रांसफर हो जाते हैं? फीमेल बॉडी में, मादा के शरीर में, महिला के शरीर में ट्रांसफर हो जाते हैं, महिला के शरीर में पहुंच जाते हैं। सेक्सुअल इंटरकोर्सेस के थ्रू क्या होते हैं? जो मेल बॉडी के स्पर्म्स होते हैं, जो शुक्राणु कोशिकाएं होती हैं, वो फीमेल बॉडी के जेनाइटल एरिया से होते हुए फीमेल बॉडी में पहुंच जाते हैं। इसी प्रोसेस को बोलते हैं इंसेमिनेशन। ट्रांसफर ऑफ, एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है बेटा? ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स थ्रू जेनाइटल एरिया टू द फीमेल बॉडी इज नोन एज इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन, ठीक है, कि जो शुक्राणु कोशिकाएं मेल बॉडी में बनी थी वो महिला के जननांगों से होती हुई महिला के शरीर में फीमेल बॉडी में पहुंच जाती है, तो इसको इंसेमिनेशन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला सुनो। अगला तीसरा प्रोसेस, अब स्पर्म्स जो है वो फीमेल बॉडी में आ गए, तो अब प्रोसेस होता है अगला फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन को हिंदी में कहा जाता है निषेचन की प्रक्रिया। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है निषेचन। अब बेटा निषेचन शब्द बहुत बार एग्जाम में आता है, वो सुनो। क्या होता है फर्टिलाइजेशन में? फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवा। फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवा, शुक्राणु और अंडाणु कोशिका का संलयन होना। लिखिए, शुक्राणु और अंडाणु कोशिका का संलयन होना, जुड़ना। शुक्राणु और अंडाणु कोशिका का संलयन होना, यानी उनका जुड़ना। कैसे? तो बेटा ये जो स्पर्म्स आए थे सेक्सुअल इंटरकॉर्सेस के थ्रू फीमेल बॉडी में, तो वो जो स्पर्म है, ये स्पर्म किसके साथ जुड़ेगा? ओवा। ओवा को जिसको हिंदी में आप डिंब या अंडाणु कोशिका कहते हो, इसके साथ जुड़ जाता है। ठीक है, कौन? शुक्राणु कोशिका। और जैसे ही इन दोनों का संलयन होता है, इसी प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है बेटा। इसी को निषेचन की प्रक्रिया कहा जाता है। अभी मैं आपको फोटो दिखाती हूं, आपको समझ में आएगा। ठीक है, और जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है तो फीमेल बॉडी में एक नया सेल बनता है और इस नए सेल को जाइगोट कहा जाता है। इसे जाइगोट कहा जाता है, हिंदी में युग्मनज कहा जाता है। और कैसे? तो ये वाला फोटो देखिए आप, इस फोटो से आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये देखो बेटा, ये एक ह्यूमन एग है। लड़कियों में जो अंडाणु बनता है उसकी माइक्रोस्कोपिक इमेज ऐसी है, और जो लड़कों में स्पर्म बनता है, शुक्राणु कोशिका बनती है, उसकी इमेज ऐसी है। अब क्या होगा?
ये शुक्राणु जाएगा कहां पे, फीमेल के जेनाइटल एरिया से होते हुए इस हिस्से में, और इस हिस्से को बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। ये होता है ओवेरी, अंडाशय, और इस अंडाशय के अंदर अंडा बनता है। अंडा बन के यहां आता है, स्पर्म्स की एंट्री ऐसे होती है, इस हिस्से को बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, अंडवाहिका नली। ठीक है, और यहां पे होता है फर्टिलाइजेशन, अंडा फर्टाइल हो गया, ये होता है फर्टिलाइजेशन। ये देखो प्रोसेस, ये है फर्टिलाइजेशन। ठीक है बच्चों, फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या था, फ्यूजन ऑफ स्पर्म सेल एंड ओवा सेल। ये देखो, ये स्पर्म सेल, ये ओवा सेल, फ्यूजन हो गया, इसी प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं, इसी को निषेचन कहते हैं। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता कहां है। एग्जाम में बहुत बार आता है द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता कहां है, तो आप लिखिएगा फर्टिलाइजेशन की जगह कहां है, किस जगह होता है, तो फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है, फीमेल बॉडी में होता है। ठीक है, मेल बॉडी में नहीं हो सकता है, नहीं तो लड़के बच्चा पैदा कर रहे होते आप, और अच्छी बात है लड़कियां ही कर पाती हैं। लड़कियों में जितना सहन शक्ति होती है उतनी लड़कों में कहां होती है। ठीक है, लड़के तो ये चैप्टर पढ़ने तक को तैयार नहीं है बेटा। राशिद खान तो ये जानने तक को तैयार नहीं है कि वो पैदा कैसे हुए थे, हैं? चलो सुनो, तो फीमेल बॉडी में कहां पे होती है, फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब में। अब ये फैलोपियन ट्यूब को हिंदी में कहा जाता है अंडवाहिका नली या डिंब वाहिका। ऐसी नली जिसके अंदर अंडाणु आ जाता है, डिंब आ जाता है, और वहीं पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। ठीक है बेटा। ओह ये क्या हो गया, एक मिनट बच्चों, हो गया, सही हो गया। ठीक है, तो फैलोपियन ट्यूब के अंदर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। एग्जाम में आता है फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, फर्टिलाइजेशन के बाद बनता क्या है, तो आपको बताना है जाइगोट। जाइगोट युग्मनज बनता है बेटा। अब ये जाइगोट से पूरा बच्चा कैसे बनेगा, ये हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ वो लाइट चलेगी थी, इन्वर्टर लोड लेता है ना, तो कैमरा एक बार ऐसे हो जाता है, फ्लक्चुएट हो जाता है। ओके, वापस आ गई ये वीडियो। लाइट जाती है, इन्वर्टर लोड लेता है, तो एक बार कैमरा ऑफ होके ऑन होता है बेटा, तो वो 1 सेकंड के लिए ब्लैक हो जाता है बेटा। ठीक है, ओके। मैम आप सिर्फ लड़कियों की तारीफ करती रहती हो, सच्ची बात है। हाँ, तुम लेके देखो लड़कियों जैसा दर्द, तुम्हारी तारीफ करेंगे। तुम एक बार बच्चा पैदा करके देखो, 106 हड्डी टूटती है ना, उतना जितना 100 मैं तुम्हारी 106 हड्डी तोड़ूं, तुम्हें कितना दर्द होगा, उतना ही दर्द ठीक एक महिला को होता है जो वो महिला बच्चे को जन्म देती है। तो मैं कैसे मान लूं कि लड़कियां कमजोर हैं, है ना। ठीक है, चलो तो अब चलेंगे यहां से 5वें नंबर प्रोसेस को हम कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे। अभी पढ़ाएंगे आपको जाइगोट क्या है, सारी बात करेंगे आगे 5वें नंबर पे। ठीक है, फिर कल हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, खत्म तो नहीं हो पाएगा लेकिन 3 क्लास के बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा आपका। लेकिन जिस दिन मैं चैप्टर फिनिश करूंगी उसके बाद आप कभी भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाना बेटा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, चल। हाँ राशिद जी कहाँ चले गए आप, हैं राशिद जी, गुस्सा तो नहीं हो गए हैं बेटा, गुस्सा नहीं हुआ करो। देखो पढ़े लिखे लोगों की तरह बिहेव करना बहुत जरूरी है सोसाइटी में। अब ऐसे ही छोटी सोच रखोगे तभी तो हमारा भारत देश पीछे रह जाता है बेटा। थोड़े पढ़े लिखे लोगों की तरह बिहेव करा करो बेटा, है ना। अगर ये चैप्टर लड़कियों को नहीं पढ़ना होता, लड़कियां नहीं पढ़ सकती होती, तो बेटा एनसीईआरटी में क्यों होता। आप जाकर पहले एनसीईआरटी को क्लेम कीजिए कि आपने ये चैप्टर क्यों ऐड कर रखा है, फिर हमें ब्लेम कर दिए। ठीक है बेटा, जागरूकता होना बहुत जरूरी होती है। ठीक है, मैंने कहा ना कि सर्विकल कैंसर होता है, वेजाइना कैंसर होता है, यूट्रस कैंसर होता है, और एक इंजेक्शन, एक नहीं 2 इंजेक्शन लग के इस बीमारी से बचा जा सकता है। क्यों मरती है हर साल हजारों गांव में लड़कियां, है ना, औरतें क्यों मर जाती है, क्योंकि उनके पास जागरूकता नहीं है। और जब पढ़े लिखे लोगों के पास नॉलेज नहीं है तो फिर अनपढ़ लोग से तो उम्मीद लगाना बेकार है ना बेटा, है ना। अनपढ़ लोगों से कोई उम्मीद लगाता है क्या। तो आप हमेशा सोसाइटी में पढ़े लिखे लोग, एक एजुकेशन ही होती है बेटा जो इंसान को डिफरेंट और लिबरल बनाती है। ठीक है,
तो एक एजुकेशन ही होती है जो इंसान को बाकी सबसे डिफरेंट और लिबरल बनाती है बेटा। अब आप एजुकेट होने को तैयार नहीं है बेटा, तो फिर कैसे काम चलेगा। चलो कल मिलते हैं, आप आगे आगे कल से हमें बताऊंगी कौन सा इंजेक्शन लगता है। एचपीवी इंजेक्शन लगता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस बोलते हैं उसका इंजेक्शन लगता है, आगे पढ़ाएंगे आपको। ठीक है बच्चों।